वेलकम तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं वीसीआर क्लासेस हमारा कोचिंग का नाम है और इसी प्रकार से क्लास 10th के इतिहास चैप्टर हम लोग आज भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज जानेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ। मेरा नाम विष्णु कुमार और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय भारत में कैसे हुआ। तो यह भी बताया गया भारत में यह आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास मुख्य रूप से औपनिवेशिक सरकार के विरोध और उसके संघर्ष के साथ ही गहराई से जुड़ा था। यानी कुल मिला के बात करें तो हम लोग का यहाँ पे भारत में राष्ट्रवाद आने का पीछे का जो रीजन था वो कहीं ना कहीं हम कहें तो औपनिवेशिक सरकार ही थी। तो औपनिवेशिक सरकार की वजह से ही हमारे भारत में राष्ट्रवाद की भावना आई। एक तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रवाद का अर्थ एकता होगा। राष्ट्र का मतलब यहाँ पे जानते हो कि देश होंगे, है ना। और देश के प्रति प्रेम जो आता है, देश के प्रति प्रेम जो आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। देश के प्रति प्यार जो कहते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला जैसे देखते हैं हम लोग एकता की भावना। तो एकता की भावना के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये नोट्स आप लोगों को यदि चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे 8210540956 ये व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आप चाहे तो अपने वहाँ से व्हाट्सएप करके यानी कि चैट करके आप बता भी सकते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो चले, बोला गया कि एकता की भावना। तो एकता की औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, संघर्ष के दौरान लोगों ने उत्पीड़न और दमन का साझा अनुभव के माध्यम आपसी एकता का पहचाना है। यानी कि औपनिवेशिक सरकार ने इतने ज़्यादा दमन किया, इतना ज़्यादा दमन किया कि सभी लोग आपसी जैसे बोलते हैं ना कि जैसे समस्याओं को भूलकर आपस में एक दूसरे को हाथ बटाने के लिए यानी कि एक होने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन एक बात होता है कि यहाँ पे एक तो हो गए थे लेकिन सभी की भावनाएं जो थी, सभी की भावनाएं अलग अलग थी। वही कहते हैं क्या कि अनुभवों की भिन्नता, यानी कि कहें तो यद्यपि लोगों में एकता थी, लोग जितने भी प्रकार के भारतीय लोग थे वो सभी एकता तो थे, लेकिन भिन्नता सामाजिक वर्गों और समूहों पर औपनिवेशवाद का प्रभाव अलग अलग था। यानी कि राजा महाराजा का जो प्रभाव था उनके ऊपर औपनिवेशिक सरकार अलग रुतबे अपनाते थे, और वहीं यदि गरीब परिवार के लोग होते थे उनके लिए अलग रुतबे अपनाते थे, और उनके लिए स्वतंत्रता के मायने भी क्या थे, वो अलग अलग थे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। गांधी और कांग्रेस की भूमिका। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन विविध समूहों को एकजुट करके एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया। आप ये बात जानेंगे कि गांधी जी ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने ये आंदोलन को विस्तार रूप दिया और बढ़ाया। वैसे तो कहा जाए हमारे भारत को आज़ादी कराने के लिए हमारे देश के विभिन्न प्रकार के बहुत सारे अलग अलग महान वीर योद्धा पैदा हुए थे जिन्होंने हमारे भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की है। लेकिन संघर्ष की बात करें तो संघर्ष यहाँ पे महात्मा गांधी ने बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से किया था। चलें आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक जिसे बोलता है कि इस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद का उदय केवल राजनीतिक जिसे स्वतंत्रता का तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने सामाजिक जागरूकता, एकता और ऐसे आत्मसम्मान की भावना को भी जन्म दिया। धीरे धीरे सारे लोग अपने आप में भी इसको समझने लगे, ये देश को अपना समझने लगे। जब तक देश के प्रति प्रेम नहीं आएगा तब तक वो देश के बारे में सोचेंगे नहीं। और पहले की ज़माने की बात करें, पहले सभी लोग देश के बारे में नहीं सोचते थे, यानी कि सब कोई अपना अपना ही सोचते थे। इस वजह से हमारा देश इतने दिनों तक क्या हुआ था, गुलामी के चंगुल में फंसे हुए थे, है कि नहीं। तो चले आगे बढ़ेंगे। बोला कि युद्ध के आर्थिक प्रभाव। विश्व युद्ध याद होगा आप लोगों को, उसमें विश्व युद्ध का दौर चल रहा था जब हमारे यहाँ पे औपनिवेशिक सरकार रहे थे। 2 बार विश्व युद्ध हुआ था, आप लोग जानते भी होंगे। तो चले यहाँ पे बढ़ेंगे। विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई। यानी कि रक्षा व्यय तो जानते होंगे, जैसे मान लेते हैं भारत का यहाँ पे देखें तो भारत यहाँ पे यदि मान लेते हैं यहाँ पे हमारा भारत है, तो भारत की जो विदेशी
लोग जो हैं वहाँ पे रक्षा व्यय यानी कि वहाँ पे देखें तो सेनाओं को रखने के लिए रक्षा व्यय भी बहुत अधिक मात्रा में हुई थी, जिसकी भरपाई के लिए सरकार ने कर्ज लिया और करों में बढ़ोतरी की। यानी सरकार कर्ज ले रहा था और कर्ज का जो भरपाई करेगा, भरपाई कहाँ से करेगा, तो करों के माध्यम से करेगा। और ये कर देने वाले कौन होते थे, तो कर देने वाले मजदूर होते थे, है ना। ये तो आप लोग जानते हैं, कर देने वाले जो लोग होते थे वो लोग कौन होते थे, मजदूर लोग होते थे, है ना। तो चलें आगे जानेंगे महंगाई का असर। तो ये बात आप लोग जानेंगे कि 1913 से 1918 के बीच में वस्तुओं की कीमतें दोगुनी हो गई थी और जिससे आम लोग की मुश्किलें बढ़ गई थी। यानी कि नॉर्मल जो इंसान होते हैं, साधारण इंसान जो होते हैं, उनके लिए जो कीमतें बढ़ गए थे, कीमतें बढ़ने की वजह से उन लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जबरन भर्ती का अर्थ यहाँ पे समझेंगे कि वहाँ पे ग्रामीण इलाकों में सिपाहियों की जबरन भर्ती की जाने लगी थी और इनके कारण में लोगों के बीच गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़क गया था। यानी कि लोग इस बात के लिए भी गुस्सा थे कि लोग इधर तो यहाँ पे परेशानी थे क्योंकि राशन का पैसा जो है, यानी कि कहने का मतलब है कि महंगाई तो यहाँ पे डबल हो गई है और टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। इधर टैक्स बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है और वहाँ के जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, घर में जो रहने वाले की आदमी हैं, उनको तो क्या कर रहा है, जबरन भर्ती फौज में भर्ती करा रहा है ताकि युद्ध लड़ा जा सके। और युद्ध के दौरान बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझेंगे आगे फसल की बर्बादी और अकाल। तो युद्ध के दौरान देश के कई हिस्सों में फसल खराब होने से खाद्य पदार्थों में भारी अभाव पैदा हो गया। और महंगाई की बात करें तो महंगाई तो आसमान छूने लगी थी। महंगाई का प्रकोप देखें तो फसल की कमी के साथ साथ फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 में जनगणना के अनुसार से यदि देखा जाए तो महामारी से लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। यहाँ पे देखेंगे इतना लोग लगभग मारे गए थे, इतने लोग महामारी की वजह से मारे गए थे। चलें इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे सत्याग्रह के बारे में। तो हमारे महात्मा गांधी जो हैं, इन्होंने क्या करा था, हमेशा सत्य के प्रति आग्रह करके ही दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी दिलाई थी। और इसी बात को लेकर हमारे भारत में भी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को छेड़ा था। यहाँ पे जानेंगे सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। तो सत्याग्रह मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह, है ना। तो जानेंगे इन्हीं कठिन परिस्थितियों के बीच जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और उन्होंने जन आंदोलन का एक नया तरीका पेश किया। यानी जन आंदोलन का एक नया तरीका, यानी कि कहें तो यहाँ पे यदि बात करें तो अहिंसक ढंग से, है ना, अहिंसक ढंग से, ठीक है ना, अहिंसक ढंग से यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने लड़ा है, जिनकी वजह से लोग क्या हुए, इनके साथ बेहतर ढंग से जुड़ पाए, लोग आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ आगे बढ़ पाए। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे सत्याग्रह का अर्थ क्या है, ठीक है ना। एक एक बात को ध्यानपूर्वक और आसान वे में समझेंगे कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। तो गांधी जी के अनुसार से सत्याग्रह का अर्थ शारीरिक बल का प्रयोग किए बिना, शारीरिक बल का प्रयोग मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़े, है ना। तो लड़ाई झगड़े किए बिना ही क्या करें, केवल अहिंसक ढंग से, देखेंगे यहाँ पे हम देखें तो अहिंसक ढंग से क्या करा जाएगा, अहिंसक ढंग से यहाँ पे सत्य के प्रति आग्रह, सत्य का खोज करने के लिए अन्याय का मुकाबला करेंगे। यानी कि जो न्याय है, न्याय पाने के लिए हम लोग अन्याय का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये था बात किसका, गांधी जी का, है ना। अब जानेंगे गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन जो चलाया वो कहाँ चलाया और कब चलाया, इसको भी देख लेते हैं। तो गांधी जी ने शुरुआती आंदोलन की बात करें तो 1917 में सबसे पहले चंपारण, यानी बिहार के चंपारण जिले में इन्होंने क्या करा था, इन्होंने सत्याग्रह अपनाया था, यानी सत्याग्रह स्टार्ट किया था। दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। यहाँ के जो किसान थे बिहार के चंपारण में जो किसान थे वो लोग किसान जो वहाँ के जो कहें तो एक तरीके से कहें तो बगान मालिक जो होते थे, ये बगान मालिक बहुत ज़्यादा क्रूर होते थे, समस्याओं को समझते ही नहीं थे, जिनकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा संघर्षों का मतलब संघर्ष होते थे, बहुत ज़्यादा समस्याएं होते थे। उन लोगों को प्रेरित किया, किस लिए कि बगान मालिकों से विरोध करने के लिए। किसान जब विरोध करेंगे तब जाके कुछ इसमें सुधार आएगी, इसके लिए विरोध करने के लिए आग्रह किसने किया, तो ये इन्होंने गांधी जी ने किया। और गांधी जी ने क्या आग्रह किया, तो कि
जो बगान व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं के विरोध किया जाए, विरोध के लिए संघर्ष किया जाए, है ना। तो आगे बढ़ेंगे। पहला तो सत्याग्रह हम लोग जानेंगे कि बिहार के चंपारण में हुआ था। दूसरा हम लोग जानेंगे कि दूसरा जो सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो 1917 में ही हुआ था। ये गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पे हुआ था। गुजरात की कौन सी जगह पे, खेड़ा। बोला कि फसल खराब होने और महामारी के कारण लगान में छूट के लिए सत्याग्रह का किया गया था। यहाँ पे जो मजदूर थे, यहाँ पे जो किसान थे, इन लोगों को महामारी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, फसल खराब हो गए थे और इधर से फसल खराब हुए थे और टैक्स में वृद्धि किए जा रहे थे, जिससे महात्मा गांधी ने वहाँ पे जाकर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में ही चलाए हैं। तो इन्होंने वहाँ जाके सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसके माध्यम से इनके अनुसार से कहा गया कि लगान में क्या किया जाए, लगान में कर में क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा छूट मिला है ना, छूट दिया जाए। तो चले आगे बढ़ेंगे। अगला है 1918। 1918 तीसरा सत्याग्रह। आप जानेंगे कि 3 सत्याग्रह सबसे पहले किया था। एक 1917 में शुरुआती दौर में देखें तो बिहार के चंपारण में, एक 1917 में ही किया था गुजरात के खेड़ा में, और तीसरा जो किया था 1918 जो कि अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में क्या थे, तो सूती कपड़े के कारखाने के मजदूरों के लिए सत्याग्रह का आंदोलन करवाया था। यहाँ पे सूती कपड़े के जो मिले थे वहाँ पे भी मजदूरों को बेगार के रूप में खटना पड़ता था, जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्या करा, सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे भी पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। तो समझते हैं रॉलेट एक्ट क्या है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जिसे हम लोग जानते हैं कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, और यह कानून सरकार को राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए लगभग 2 साल तक जेल में, किसी भी जेल में रख कर यानी कि बंद रखने का अधिकार देता था। यानी बात करें ये एक्ट के वजह से, ये रॉलेट एक्ट की वजह से क्या था कि किसी भी व्यक्ति को यानी कि राजनीतिक कैदियों को उसे 2 साल के लिए बिना कोई मुकदमा का उसे कैद करके यानी कि जेल में रख सकता था। तो रॉलेट सत्याग्रह क्या होता है, रॉलेट एक्ट का विरोध करना शुरू कर दिया। किसने शुरू किया, अब तो ये बात आप लोग जाने गए होंगे कि महात्मा गांधी ने इस न्यायपूर्ण कानून के खिलाफ यह हिंसक ढंग से शुरू यानी कि आंदोलन शुरू किया, जिसने देश भर में रैलियां और हड़तालें आयोजित की गई। पूरे देश में, देश के पूरे देश के लोग जो है ना इस रैलियों में यानी कि इस सत्याग्रह यानी कि बात करें तो इस आंदोलन में भाग लेने लगे। और यह आंदोलन कौन सा था, तो हम कहेंगे कि रॉलेट सत्याग्रह, यानी रॉलेट के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया सत्याग्रह के रूप में, तो उसे रॉलेट सत्याग्रह कहा गया। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया, लेकिन अंततः परिणाम की ओर यदि बढ़ते हैं तो थोड़ा देखेंगे कि जलियांवाले बाग का हत्याकांड। आप जानते हैं कि अमृतसर जो कि बैसाखी के मेले में यानी अमृतसर में बैसाखी के मेले के लिए जमा हुए भीड़ पर जनरल डायर ने इसे मैदान के बाहर निकलने वाले रास्ते को बंद कर धुआंधार गोलियां चलाई और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। आप जानते होंगे कि इस प्रकार से जलियांवाला बाग जो है इस प्रकार से 4 दीवारी से घिरा हुआ था और उसमें से एक द्वार के रूप में यहाँ पे था, और ये भी द्वार उन्होंने जनरल डायर ने क्या करा था, यहाँ पे बंद कर दिया था और चारों तरफ से दीवार के ऊपर खड़े होकर इन्होंने क्या करा था, गोलियां चलाना शुरू कर दिया था, जिससे बहुत सारे क्या लगभग सभी लोग यहाँ पे मारे गए थे। जो कुछ बचे खुचे थे उन लोगों को दवाई और मेडिसिन यानी किसी प्रकार के सुरक्षा के लिए उन्हें बाहर तक जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ पे मारे गए। आप लोग को याद होना चाहिए कि यहाँ पे मारे होने के वजह से एक उधम सिंह करके एक पंजाबी हुआ करते थे, जो क्या करे यहाँ जाके जब इस घटना को देखा तो इसका बदला लेने के लिए इनके मन में एक जैसे चिंगारी सा उठ गया, और ये तब तक शांत नहीं हुआ जब तक कि जनरल डायर को उनके ही घर में जाकर उनको गोली न मार दें। तो अंततः यदि बात करें जनरल डायर की, तो जनरल डायर को उधम सिंह ने गोली मारकर उसकी हत्या की थी। ठीक है, और ये प्राउड फील होता है जब हमारे भारतीय ने इस प्रकार के काम करते हैं। ठीक है, तो फिर इसके आगे भी आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, और ये नोट्स यदि चाहिए तो आप ये भी कमेंट कीजिएगा। आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर इन नोट्स के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।